बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पत्ता। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, साफ जल में। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लिम्फोसाइड। अमीमा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीमा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाथ, ऑप्शन नंबर सी सही है। कूटपाथ किसमें पाया जाता है? कूटपाथ किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अमीमा में कूटपाथ पाया जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो बायोमास, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है? किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है अनंत, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनंत। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, माध्यम का अपवर्तनांक होगा? तो 1.5 अपवर्तनांक होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? पारा का, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना भाग पर बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है? निम्नलिखित पदार्थ में चालक है लोहा, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो बायोमास, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है, लिखें। तो उत्तर में लिखिएगा, जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर इस प्रकार है। लिखने के बाद आप लिखिएगा एक तरफ जनरेटर और एक तरफ लिखिएगा ट्रांसफार्मर। तो जनरेटर में लिखिएगा यह विद्युत उत्पन्न करता है, ट्रांसफार्मर में 1 नंबर देकर के लिखिएगा ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को परिवर्तित करता है या बदलता है। फिर जनरेटर में 2 नंबर देकर के लिखिएगा यह घूमने वाली मशीन है, ट्रांसफार्मर में लिखिएगा यह स्थिर मशीन है।
3 नंबर देकर के जनरेटर में लिखिएगा यह एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। फिर ट्रांसफार्मर में 3 नंबर देकर के लिखिएगा ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा प्रवर्तित करता है। फिर 4 नंबर देकर के लिखिएगा जनरेटर में इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। फिर ट्रांसफार्मर में लिखिएगा 4 नंबर देकर के इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जा सकता है। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए तो उत्तर में लिखिएगा उत्पादक और उपभोक्ता में निम्न अंतर है। इस तरह से लिखने के बाद एक तरफ लिखिएगा आप उत्पादक और एक तरफ लिखिएगा उपभोक्ता। तो उत्पादक में 1 नंबर दे करके लिखिएगा ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता में 1 नंबर दे करके लिखिएगा ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। 2 नंबर दे करके लिखिएगा उत्पादक में हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता में 2 नंबर दे करके लिखिएगा सारे जीव जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। क्लास 10th विज्ञान में 2 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न है फाइनल परीक्षा के लिए अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो आप उत्तर में लिखिएगा खनिज तथा अयस्क में अंतर। इस तरह से लिखने के बाद आप एक तरफ लिखिएगा खनिज और एक तरफ लिखिएगा अयस्क। तो खनिज में 1 नंबर देकर के लिखिएगा इन प्राकृतिक पदार्थ को जिसमें धातुएं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। और अयस्क में 1 नंबर देकर के लिखिएगा जिन खनिजों में से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की जाती हैं उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। खनिज में 2 नंबर देकर के लिखिएगा कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। फिर अयस्क में 2 नंबर देकर के लिखिएगा सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। फिर खनिज में 3 नंबर देकर के लिखिएगा कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। फिर 3 नंबर देकर के लिखिएगा अयस्क में अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां नहीं होती हैं। अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो आप उत्तर में लिखिएगा खनिज तथा अयस्क में अंतर। इस तरह से लिखने के बाद आप एक तरफ लिखिएगा खनिज और एक तरफ लिखिएगा अयस्क। तो खनिज में 1 नंबर देकर के लिखिएगा इन प्राकृतिक पदार्थ को जिसमें धातुएं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। और अयस्क में 1 नंबर देकर के लिखिएगा जिन खनिजों में से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से प्राप्त की जाती हैं उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। खनिज में 2 नंबर देकर के लिखिएगा कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। फिर अयस्क में 2 नंबर देकर के लिखिएगा सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। फिर खनिज में 3 नंबर देकर के लिखिएगा कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। फिर 3 नंबर देकर के लिखिएगा अयस्क में अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां नहीं होती हैं। प्रश्न है जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है लिखे। तो उत्तर में लिखिएगा जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर इस प्रकार है। लिखने के बाद आप लिखिएगा एक तरफ जनरेटर और एक तरफ लिखिएगा ट्रांसफार्मर। तो जनरेटर में लिखिएगा यह विद्युत उत्पन्न करता है। ट्रांसफार्मर में 1 नंबर देकर के लिखिएगा ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को परिवर्तित करता है या बदलता है। फिर जनरेटर में 2 नंबर देकर के लिखिएगा यह घूमने वाली मशीन है। ट्रांसफार्मर में लिखिएगा यह स्थिर मशीन है। 3 नंबर देकर के जनरेटर में लिखिएगा यह एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। फिर ट्रांसफार्मर में 3 नंबर देकर के लिखिएगा ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा प्रवर्तित करता है। फिर 4 नंबर देकर के लिखिएगा जनरेटर में इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। फिर ट्रांसफार्मर में लिखिएगा 4 नंबर देकर के इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जा सकता है। प्रश्न है
उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। तो उत्तर में लिखिएगा उत्पादक और उपभोक्ता में निम्न अंतर है। इस तरह से लिखने के बाद एक तरफ लिखिएगा आप उत्पादक और एक तरफ लिखिएगा उपभोक्ता। तो उत्पादक में एक नंबर दे करके लिखिएगा ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता में एक नंबर देकर के लिखिएगा ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। 2 नंबर देकर के लिखिएगा उत्पादक में हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता में 2 नंबर देकर के लिखिएगा सारे जीव जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। धामनी और सीरा में अंतर लिखिए। धामनी और सीरा में अंतर लिखिए। तो आप उत्तर में एक तरफ लिखिएगा धामनी और एक तरफ लिखिएगा सीरा। तो धामनी में एक नंबर देकर के लिखिएगा इसकी दीवारें मोटी, लचीला तथा कपाट रहित होती है। और सीरा में एक नंबर देकर के लिखिएगा इसकी दीवारें पतली होती है। और फिर धामनी में 2 नंबर देकर के लिखिएगा इसकी गुहा पतली होती है। और सीरा में 2 नंबर देकर के लिखिएगा इसकी गुहा मोटी होती है। फिर धामनी में 3 नंबर देकर के लिखिएगा इनके रुधिर अत्यधिक दाब एवं गति के साथ प्रवाहित होता है। और फिर सीरा में लिखिएगा 3 नंबर देकर के इनके रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होता है। प्रश्न है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में स्पष्ट अंतर करें। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखिएगा उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। लिखने के बाद एक तरफ लिखिएगा आप उत्तल लेंस और एक तरफ लिखिएगा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में एक नंबर देकर के लिखिएगा इसकी क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस में लिखिएगा इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। फिर उत्तल लेंस में 2 नंबर देकर के लिखिएगा इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में 2 नंबर देकर के लिखिएगा इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर उत्तल लेंस में लिखिएगा 3 नंबर देकर के इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर अवतल लेंस में 3 नंबर देकर के लिखिएगा इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है।